ओके हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट। तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर पे फिनिश किया था हमने सरफेस केमिस्ट्री के दोनों पोर्शन एड्सॉर्प्शन और माइसिल को हमने कवर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट पे जो है मैक्रोमोलिक्यूल की यूनिट। ओके, तो काफी इजी यूनिट है, बस आपको थ्योरी थ्योरी पढ़नी है, थोड़ी सी रिएक्शंस वगैरह भी देखनी पड़ेगी, सिंथेसिस प्रिपरेशन वगैरह, बट हो जाएगा। ओके, तो देखो अभी तो फिलहाल हमारा मैक्रोमोलिक्यूल का फर्स्ट लेक्चर चल रहा है और आज के इस फर्स्ट लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है पॉलीमर। ओके, और पॉलीमर को कैसे डिफाइन करना है, हमको पॉलीमर की डेफिनेशन पूछी गई है और टाइप्स पूछे गए हैं। यहाँ पे टाइप्स आपके थोड़े से लेंथी पड़ेंगे क्योंकि हमने जो टाइप्स पढ़ने हैं वो वेरियस बेसिस पर पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग बेस को लेते हुए हम पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, उसके टाइप्स बताएंगे। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो काफी आसान लेक्चर है, एक बारी पे ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप जस्ट सही से सुनिएगा। इतनी चीज क्लियर आई ना? तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ओके, तो फर्स्टली देखो मैं आपको डायरेक्टली क्या है पॉलीमर की डेफिनेशन और टाइप्स पे नहीं लेके जा रही। फर्स्टली मैं आपको पहले बेस बता देती हूँ कि आखिर ये पॉलीमर्स होते क्या हैं, हम किन कंपाउंड्स को पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो पॉलीमर के साथ साथ आपको क्या है, आपका टॉपिक मतलब आपका जो यूनिट का नाम है मैक्रोमोलिक्यूल, उनको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, आपके जितने भी पॉलीमर होते हैं ना वो एक टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन जितने आपके मैक्रोमोलिक्यूल है वो आपके पॉलीमर नहीं होते। क्या बोला मैंने, कंफ्यूजन हुआ होगा, बट छोड़ो, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अभी जस्ट इतना सोचो कि मैं आपको जस्ट बेस बता रही हूँ कि आखिर पॉलीमर्स होते क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल होते क्या है। तो देखो पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल के लिए कॉमन सी स्टेटमेंट रहती है, वो क्या है आप जस्ट यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर्स क्या होता है, ये कोई बड़ी चीज है नहीं, ये जस्ट एक टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर क्या है, एक टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनको आप स्टडी करते हैं। बट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास एक स्पेशलिटी होती है, एक खासियत होती है इनकी। वो खासियत ये कि अगर आप इनका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, काफी हाई होता है। तो बात ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप देखते हैं, बट उन मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर पॉलीमर कब कहेंगे, जब उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, काफी हाई होगा। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बट देखो मैं एग्जांपल दूं, सबसे बेसिक की बात करूं तो हमारे एल्केन हो गए, एल्केन हमारे एक टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बेस हो गया। तो ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन को कभी हम पॉलीमर क्यों नहीं बोलते, कभी मैक्रोमोलिक्यूल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि चलो ये तो ठीक है कि वो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बट उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हाई नहीं है। तो जब आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, काफी हाई है, उस केस में आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर आई कि मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर आखिर है क्या, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, काफी हाई होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर। ओके, अब देखो ये सोचने वाली बात है कि अगर मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर के लिए सेम डेफिनेशन है कि दोनों आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दोनों के पास हाई मॉलिक्यूलर मास है, तो ये दो अलग अलग टर्म है या फिर सेम टर्म है? तो जैसे मैंने बोला कि मैक्रोमोलिक्यूल अलग चीज है, पॉलीमर आपकी अलग चीज है। ठीक है, कैसे अलग चीज है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ना, मैक्रोमोलिक्यूल के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है जो अभी हमने डिस्कस की। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, सिंपली बोलूं तो मैक्रोमोलिक्यूल आपके वो मॉलिक्यूल होंगे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल आप उठा लीजिए जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वो सब के सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर इंक्लूड होंगे। ओके, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास काफी हाई होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, प्रोटीन की बात करूं, इसके अलावा मैं कोई पॉलीमर की बात करूं, जैसे पॉलीइथाइलिन की अगर मैं बात करूं, तो देखो पॉलीइथाइलिन मैंने ले लिया, तो पॉलीइथाइलिन लो, प्रोटीन लो, न्यूक्लिक एसिड लो, कार्बोहाइड्रेट लो, आप कुछ भी लो, यानी कि हम एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, तो वो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसके अंदर इंक्लूड होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर इंक्लूड होंगे। ओके, लेकिन अब आप बोलेंगे कि पॉलीमर के लिए भी तो हमने सेम स्टेटमेंट बोला कि पॉलीमर भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो ये सब भी क्या है, पॉलीमर भी होने चाहिए। बट नहीं, ये पॉलीमर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पॉलीमर के लिए ये बेसिक स्टेटमेंट तो ठीक है, बट इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन हम इसके आगे ऐड करते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट करती है मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर के बीच में। ठीक है, वो डिफरेंस क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए उसके क्या, एक बार हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं पॉलीमर की। तो पॉलीमर की डेफिनेशन से पहले आप ये टर्म समझो, मोनोमर आपको पता है? तो देखो बहुत आसान है, मोनोमर क्या होता है, छोटा भाई होता है आपके पॉलीमर का। ठीक है, और इसी मोनोमर के कॉम्बिनेशन से आपको पॉलीमर मिलता है। तो कैसे, देखो पहले इसका टर्म समझो, मोनोमर मतलब क्या हुआ,
मोनो प्लस मर। और मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल और मर मतलब होता है यूनिट। यानी कि अगर आपके पास एक सिंगल यूनिट है, देखो ये एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल सा आप बोल सकते हैं एक डॉट है, सिंगल डॉट है, ठीक है, तो एक सिंगल यूनिट है तो ये मेरा हुआ मोनोमर। अब एक और मेरे पास एक सिंगल यूनिट है तो ये भी क्या हुआ मेरा मोनोमर, ये एक सिंगल यूनिट है, ये मेरा क्या हुआ मोनोमर। तो आपके पास जो सिंगल यूनिट होती है इनको आप क्या बोलते हैं, मोनोमर। ओके, अब ये पॉलीमर क्या होता है, तो देखो पॉलीमर में ये बोल रहा है कि पॉलीमर को भी आप सेपरेट करो, मतलब इनके वर्ड को भी अगर आप तोड़ो तो आपको क्या मिलेगा, पॉली प्लस मर। ओके, तो मर मतलब तो आपकी अगेन यूनिट हुई, पर पॉली मतलब क्या हुआ, मैनी। यानी कि आपके पास अगर बहुत सारी यूनिट एक साथ है तो आप उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो देखो यहाँ सारी यूनिट क्या थी, अकेली अकेली थी, सिंगल थी, तो ये बन गए मोनोमर। और अगर मैंने ये सारी यूनिट को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, यानी कि एक साथ मैंने सारी यूनिट, बहुत सारी यूनिट को ले लिया, तो मैनी यूनिट अगर एक साथ आई तो ये क्या बन गया, पॉलीमर। तो देखो मोनोमर से क्या बनता है, आपका पॉलीमर बनता है। इतनी चीज क्लियर आई, तो मोनोमर ये था आपका पॉलीमर। तो ये तो सिंपल टर्मोलॉजी में एक्सप्लेन कर रही थी। अब देखो मोनोमर की, और हाँ ये भी सुन लीजिए पहले प्रोसेस, ये मोनोमर से क्या है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बनने की जो ये प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। यानी कि आपके पास क्या होता है, देखो आपके पास ऐसा समझो, ये छोटे छोटे से क्या है आपके पास मोती है, ठीक है, ये छोटे छोटे से मोती है। आपने इन मोतियों को क्या है, एक थ्रेड के थ्रू आपस में फिर ज्वाइन कर दिया। पहले सारे मोती अलग अलग थे तो सारे मोती सेपरेटली क्या थे, मोनोमर थे। आपने एक थ्रेड के थ्रू क्या कर दिया, इनको आपस में लिंक कर दिया, या फिर आप बोल सकते हैं इनको आपस में जोड़ दिया। और ये थ्रेड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कि इनको जोड़ के रखता है। और जैसे ये जोड़ गए और इनको एक मोतियों की माला के फॉर्म में आपको ये मिला, तो आपको एक लंबी सी चेन मिली, ठीक है, एक लंबी सी चेन मिली, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉलीमर। तो मोनोमर से क्या बना, पॉलीमर बना। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें आप मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं इसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो आपको पता है जेशन मतलब क्या होता है, प्रोसेस होता है, और पॉलीमर के बनने की प्रोसेस को आप बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। इतनी चीज क्लियर आई। अब बेसिक जो डिफरेंस क्रिएट करता है आपके मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर के बीच में वो क्या है, मैं आपको पर्टिकुलरली बताती हूँ। इसे आप डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है पॉलीमर आर द हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस। ये तो कॉमन है, मोनो आपका मैक्रोमोलिक्यूल भी हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, पॉलीमर भी आपका हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। बट पॉलीमर क्या होता है, अगर आप पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉलीमर के स्ट्रक्चर कैसे कंसिस्ट होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अ सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट joined together through a covalent bond in a regular fashion। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो पॉलीमर के स्ट्रक्चर में आपको एक सेम रिपीटिंग यूनिट देखने को मिलेगी जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक रेगुलर फैशन में एक दूसरे से अटैच होगी। समझ में आया? यानी कि पॉलीमर के केस में क्या चीज है कि पॉलीमर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉलीमर के स्ट्रक्चर में आपको सेम रिपीटिंग यूनिट मिलेगी एक रेगुलर फैशन में, जो कि अप्रोच कर रही होगी, अटैच होगी बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, लेकिन ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं होता। मैक्रोमोलिक्यूल ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रहा कि हमारे मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको एक सेम रिपीटिंग यूनिट मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर आप मैक्रोमोलिक्यूल के लिए आपको कंडीशन ये याद रखनी है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, सब आपके मैक्रोमोलिक्यूल होंगे। लेकिन पॉलीमर के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, हाई मॉलिक्यूलर मास हो, ये तो ठीक है, बट इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर में आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि इसके स्ट्रक्चर में एक रिपीटिंग यूनिट होनी चाहिए। ओके, कैसे होनी चाहिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। देखो हमने एग्जांपल लिया एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का, जिसमें हमने पॉलीमर से क्या बनाया, सॉरी मोनोमर से क्या बनाया, पॉलीमर बनाया, ठीक है। तो देखो मोनोमर क्या है, आपकी इथाइलिन क्या है, मोनोमर है। कैसे मोनोमर है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये आपकी इथाइलिन यूनिट है, आपने एक सिंगल इथाइलिन यूनिट लिया है, इसके बाद आपने एक दूसरी इथाइलिन यूनिट ली, ये तीसरी इथाइलिन यूनिट ली। तो देखो ये सारी इथाइलिन यूनिट क्या है, अलग अलग है, छोटी छोटी सी यूनिट है, सबके सब अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या बन गए, मोनो मतलब सिंगल, यूनिट मतलब छोटी छोटी सी सिंगल सिंगल यूनिट हो गई, ठीक है। अब आपने इसकी रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये किसमें कन्वर्ट हुई, ये सारी छोटी छोटी सी यूनिट क्या है आपस में ऐड हो गई टू अ कोवेलेंट बॉन्ड। और जैसे ये आपस में ऐड हुई तो इन्होंने ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया, एक लंबी सी कार्बन चेन आपको दी। देखो एक चेन आपको देखने को मिल रही है जिसमें आपको एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। देखो यहाँ पे आपका CH2 था तो इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे भी CH2, एक नेक्स्ट पोजीशन पे भी CH2, 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 आपको एक रिपीटिंग यूनिट देखने को मिल रही है। ओके, और ये रिपीटिंग यूनिट क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में अप्रोच कर रही है, और ये रिपीटिंग यूनिट आपको एक रेगुलर फैशन में देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक जगह लंबा सा गैप आ गया फिर एक में छोटा सा गैप आ गया, देखो एक रेगुलर फैशन में आपको पूरी रिपीटिंग यूनिट देखने को मिल रही है। तो आपने क्या किया, छोटी छोटी यूनिट को कंबाइन करके
करके यहाँ पर कोई एक लंबी यूनिट बना दिया तो मोनोमर से पॉलीमर तो बन गया, और इस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीमराइजेशन, क्योंकि आपने क्या है पॉलीमर का फॉर्मेशन किया, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन क्या होगी, पॉलीमराइजेशन। ओके, तो आपने क्या है इथाइलिन यहाँ पे मोनोमर था और पॉलीइथाइलिन आपका क्या हो गया, पॉलीमर। देखो पॉलीमर और मोनोमर के बीच में डिफरेंस आपको ऐसे ही पता चलेगा। आपने क्या करना है, अपने मोनोमर की यूनिट के आगे पॉली ऐड कर देना है। पॉली मतलब मैनी बोलना चाह रहे हैं आप, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे इथाइलिन यूनिट ली, ये आपकी इथाइलिन है, आपने इथाइलिन के आगे क्या लगा दिया, पीछे क्या लगा दिया, एन। इसका मतलब आपने नंबर ऑफ इथाइलिन लिए हैं, तो ये बन गया आपका क्या, पॉलीमर। और पॉलीमर का नाम आप कैसे लिखते हैं, बस मोनोमर के आगे पॉली लिख दीजिएगा तो बन जाएगा आपका पॉलीमर। इतना चीजें मोस्ट ऑफ द केसेस में, वरना कभी कभी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वरना रफली आप ऐसे ही दिखते हैं। इथाइलिन आपके मोनोमर है तो इसका पॉलीमर क्या होगा, पॉलीइथाइलिन। इतनी चीज क्लियर है। तो ये चीज समझे ना कि मोनोमर और पॉलीमर तो ये आपके बन गए, बट पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है कि इनका स्ट्रक्चर में क्या एक रेगुलर रिपीटिंग यूनिट आपको देखने को मिलेगी। इतना कर लेंगे तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर को शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको मोतियों की माला की बात की थी, ये मोतियों की माला सेपरेटली है, इनको आपने कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि थ्रेड के थ्रू जब ज्वाइन किया तो आपको एक रिपीटिंग फैशन पे क्या है, आपको इनका अरेंजमेंट देखने को मिला, एक लॉन्ग चेन देखने को मिलगी, तो आपको मिल गई आपकी पूरी पॉलीमर। इतना कर लेंगे। तो देखो ये था आपका पॉलीमर। तो ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई यही आपने ऐड करनी है, ये पॉइंट्स भी आप ऐड कीजिएगा जो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में बताए हैं मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर के बीच में। तो देखो मैंने आपको जो डिफरेंस बताया कि मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, कि दोनों ही आपके, देखो दोनों ही आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दोनों के पास ही हाई मॉलिक्यूलर मास है, बट पॉलीमर होने के लिए आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होना चाहिए, रिपीटिंग रेगुलर रिपीटिंग यूनिट भी होनी चाहिए। ओके, जिस वजह से देखो, जिस वजह से क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट आपका पॉलीमर का एग्जांपल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हाई मॉलिक्यूलर मास है, बट इसमें आपको रिपीटिंग यूनिट नहीं देखने को मिलेगी। न्यूक्लिक एसिड में भी आपको रिपीटिंग यूनिट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपके प्रोटीन है और आपकी जो पॉलीइथाइलिन है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल भी बन सकते हैं, पॉलीमर के एग्जाम्पल भी बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हाई मॉलिक्यूलर मास भी है, लेकिन अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इनके स्ट्रक्चर में आपको क्या एक रिपीटिंग यूनिट देखने को मिलती है, जिस वजह से क्या होता है, आपकी प्रोटीन और आपका पॉलीइथाइलिन दोनों होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल भी होते हैं, पॉलीमर भी होते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये बेसिक आप समझे। तो देखो अभी हमने क्या है डेफिनेशन कवर की, आप ये डेफिनेशन में ये पॉइंट सेट कीजिएगा, ये एग्जाम्पल आप बता दीजिएगा, और ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपको मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर के बारे में एक्सप्लेन करेगा। इतना क्लियर हुआ। और मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर में हमने डिफरेंस भी देख लिया कि सारे पॉलीमर आपके मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल की तो कंडीशन क्या होती है, हाई मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन आपके जितने मैक्रोमोलिक्यूल है वो पॉलीमर नहीं हो सकते, क्योंकि पॉलीमर होने के लिए एक रेगुलर फैशन में रिपीटिंग यूनिट भी होनी जरूरी है। इतना कर लेंगे। तो ये बस हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था, यानी कि डेफिनेशन था किस पे, मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर पे, ठीक है। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ पॉलीमर पे, हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो बहुत आसान है, सुनिएगा, सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। कुछ रिएक्शन वगैरह हमने ऐड नहीं किया, एग्जांपल्स ऐड किए हैं, बट कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह मतलब प्रिपरेशन वगैरह वो नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग यहाँ पे 4 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पढ़ेंगे, कि हमारा जो पॉलीमर है वो कहाँ से हमको ऑब्टेन हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। और सोर्स के बेसिस पर जनरली पॉलीमर को हम 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर, तीसरा होता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इतना कर लेंगे। अगला क्या अभी डिस्कशन लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अब आप आगे चलो। हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन रहता है पॉलीमर का, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, की पॉलीमर का आखिर स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे भी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक होता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा होता है ब्रांच पॉलीमर, और तीसरा होता है आपका क्रॉस लिंक या फिर आप बोल सकते हैं नेटवर्क पॉलीमर। ओके, अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे, तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब आपका जो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रही है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस मतलब आपके मोनोमर यूनिट क्या है, कंबाइंड होके क्या दे रहे हैं, पॉलीमर यूनिट, एक चेन दे रहे हैं। तो ये जो मोनोमर आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और एक पॉलीमर बना रहे हैं, ये कैसे कंबाइंड हो रहे हैं, किस तरीके से इनमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसे हम बोलते हैं, उसके बेसिस पे भी हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे। कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में। एक होता है एडिशन पॉलीमर, एक होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। इतना हुआ। अब हमारा लास्ट जो क्लासिफिकेशन रहेगा, फोर्थ क्लासिफिकेशन, वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जो आपके मोनोमर्स जो है वो आपस में ऐड होके एक पॉलीमर बना
बना रहे हैं तो पॉलीमर्स के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसके बेसिस पे भी हम इसे क्लासिफाई करेंगे। कितने टाइप्स में? 4 टाइप में। पहला होगा आपका इलास्टोमर, दूसरा होगा आपका थर्मोप्लास्टिक, तीसरा होगा थर्मोसेटिंग और लास्ट वन इज फाइबर। ओके, और ये आपके 4 क्लासिफिकेशन हो गए पॉलीमर के। और लास्ट में एक बार हम लोग बायोपॉलीमर पे भी थोड़ा सा डिस्कशन ले लेंगे। ये भी आपका एक टाइप का क्या होता है? पॉलीमर ही होता है। इतना हुआ। तो अब स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन को। चलिए, ओके। तो देखो, पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे बोला था? सोर्स के बेसिस पे, कि आपका पॉलीमर ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है। तो कितना आसान है, ये तो आप नाम से ही समझ गए। तो पॉलीमर्स के क्या है यहाँ पर? को सोर्स के बेसिस पे 3 टाइप है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। ओके, तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या हुए? वो पॉलीमर जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है। अब नेचर से ऑब्टेन होता है का क्या मतलब? नेचर में कौन है? प्लांट्स है, एनिमल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉलीमर्स जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से ऑब्टेन होते हैं नेचुरली, इन पॉलीमर्स को हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। तो देखो वही चीज दिखा है। ये बोल रहा है द इजीएस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन। पहले ये बोल रहा है कि सबसे इजी तरीका है कि पॉलीमर को क्लासिफिकेशन का, वो है उनके सोर्स ऑफ ओरिजिन की बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर दो। ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है पर्टिकुलरली? ये बोल रहा है नेचुरल पॉलीमर आर दोस पॉलीमर विच अकर इन एन नेचर एंड एग्जिस्टिंग इन एन नेचुरल सोर्स लाइक अ प्लांट एंड एनिमल। तो नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर है जो कि नेचर में अकर करते हैं और हमको कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? नेचुरल प्लांट एंड एनिमल से। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स आपने याद करने हैं, तो आसान से एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है आपका प्रोटीन। तो देखो, प्रोटीन आपका एक पॉलीमर होता है और ये एक टाइप का नेचुरल पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि ये नेचर में पाया जाता है ना। हमारी बॉडी में प्लांट्स, सॉरी, हम लोग एनिमल्स में और ह्यूमंस में क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन क्या हुआ? एक टाइप का नेचुरल पॉलीमर हुआ, क्योंकि वो नेचर में प्रेजेंट है, हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। ओके, अगला है आपका सेल्यूलोज और स्टार्च। सेल्यूलोज और स्टार्च भी एक टाइप के पॉलीमर होते हैं, बट ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या हो गए? एक टाइप के नेचुरल पॉलीमर हो गए। ओके, इसके अलावा रबर भी हो गया। रबर भी क्या होता है? एक टाइप का प्लांट पॉलीमर होता है। मतलब ये भी क्या होता है? प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो ये टाइप का नेचुरल पॉलीमर हुआ। कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? तो ये बोला ट्रॉपिकल प्लांट के लैटेक्स से ये चीज हमारे हमको ऑब्टेन होते हुए मिलती है। तो इसलिए क्या है? रबर भी एक टाइप का क्या हो गया? नेचुरल पॉलीमर हो गया। तो एग्जाम्पल क्या हो गए? प्रोटीन हो गया, सेलुलोज स्टार्च हो गया, रबर हो गया। ठीक है, प्रोटीन मिलता है ह्यूमन से, एनिमल से, सेलुलोज स्टार्च मिलते हैं प्लांट से, और रबर मिलता है आपके प्लांट से, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल प्लांट से, उनके लैटेक्स से हमको ये चीज ऑब्टेन होती है। इतना हो गया। अब सेकंड आपका क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? ऐसे पॉलीमर जिसे आप सिंथेसाइज करते हैं आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर, तो वो पॉलीमर हुए आपके सिंथेटिक पॉलीमर। और इनको हम लोग प्रोड्यूस क्यों करते हैं? ह्यूमन नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, हमारी जो जरूरतें हैं उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देखो, सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स विच ह्यूमन कैन बी आर्टिफिशियली क्रिएट एंड सिंथेसाइज इन एन लैब। जिसे ह्यूमन क्या आर्टिफिशियली क्रिएट करता है और लैब में सिंथेसाइज करता है। क्यों करता है? ह्यूमन नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए। ओके, अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखें तो देखो 2-3 एग्जांपल ऐड किए हुए हैं। तो पहला एग्जांपल है आपका पॉलीइथाइलिन का, जो हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था एग्जांपल, वही है पॉलीइथाइलिन। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन का यूज क्या होता है? तो देखो, पॉलीइथाइलिन मतलब पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन का यूज क्या? हमको प्लास्टिक बैग वगैरह के लिए बनाने के लिए, पैकेजिंग वगैरह के लिए हम इस पॉलीइथाइलिन का यूज करते हैं। ओके, दूसरा क्या है? नायलॉन फाइबर जो होता है, ये भी एक टाइप का सिंथेटिक पॉलीमर होता है। इसे भी हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। और इसका यूज कहाँ आता है? इसका हम यूज करते हैं क्लोथ्स को बनाने के लिए। साथ ही साथ जो आपके फिशिंग नेट होते हैं, जिससे फिशेस को पकड़ा जाता है, वो नेट जो होता है उसको भी क्या होता है? किससे बनाया जाता है? नायलॉन फाइबर से बनाया जाता है, जो कि क्या होता है? एक टाइप का सिंथेटिक पॉलीमर होता है। इतना कर लेंगे तो 2 हो गए। ठीक है, अब लास्ट है आपका सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब आपको नाम से पता चल रहा, ये क्या है? आधा सिंथेटिक है। ठीक है, आधा सिंथेटिक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये आधा तो नेचुरल है, आधा क्या है? सिंथेटिक है। इसका मतलब ये है कि आपने क्या है? इनिशियली पॉलीमर को नेचर से ऑब्टेन किया, उसके बाद इसमें आपने क्या है? आर्टिफिशियली और वर्क किया। क्यों किया? क्योंकि आप उनकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करना चाहते थे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स obtained by making a modification of a natural polymer artificially in a lab. ओके, यानी कि आपने इनिशियली नेचुरल पॉलीमर आपने लाए, नेचर से लाए पहले पॉलीमर, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा इनहेंस करने के लिए, उसे मॉडिफिकेशन लाने के लिए आपने उसमें अब क्या किया? सिंथेटिकली क्या किया? वर्क किया लेबोरेटरी के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए। तो ना वो सिंथेटिक रहा, ना वो आपका क्या बना? नेचुरल रहा। वो क्या बन गया? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इतना हुआ। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा है? और हाँ, इसके बाद क्या लिखा है? ये लिखा है दीज पॉलीमर formed by the chemical reaction in a
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अगर आप इनको पॉलीमर्स को बनाना चाहते हैं तो ये कैसे बनेंगे? दीज पॉलीमर आर फॉर्म बाय अ केमिकल रिएक्शन से आप इनको फॉर्म करते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन में फॉर द कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहा है वल्कनाइज्ड रबर। अगर आप वल्कनाइज्ड रबर का एग्जाम्पल देते हैं तो ये वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है? एक टाइप का सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा रबर हमारे क्या होता है? एक टाइप के नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि ट्रॉपिकल प्लांट के लैटिक्स से हमको ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो रबर तो आपका नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन आपने क्या किया? इस रबर को लेबोरेटरी के अंदर क्या किया? इसकी हार्डनिंग की। ठीक है, हार्डनिंग कैसे करता है? इसमें हम लोग सल्फर का यूज करते हैं। ठीक है, सल्फर का यूज करके इसकी हार्डनिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये सिंथेटिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं? सिंथेटिक वर्क भी कर रहा है। ठीक है, हम इसमें क्या आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर वर्क भी कर रहे हैं। तो रबर में क्या हो जाता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जो कि किसके लिए किया जाता है? रबर की हार्डनिंग के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग सल्फर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो रबर हमको मिलता है फाइनली, इसे हम बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, तो ये वल्कनाइज्ड रबर क्या हो गया? एक टाइप का सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, क्योंकि रबर हमारा इनिशियली नेचुरल था, बट हमने इसमें वल्कनाइजेशन किया। कैसे किया? सिंथेटिकली किया, जिसकी वजह से अब ये हमारा ना नेचुरल रहा ना सिंथेटिक रहा, ये बन गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इतना हुआ। एक और एग्जांपल है आपका सेलुलोज एसीटेट, जिसे आप रायोन भी कहते हैं। तो ये सेलुलोज एसीटेट भी क्या होता है? एक टाइप का सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ठीक है, इसके अलावा काफी और एग्जांपल भी है, बट आप ये 2-3 एग्जांपल माइंड पे रखिएगा, एग्जाम में यही लिखिएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो ये पहला क्लासिफिकेशन होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे। तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, की पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो काफी आसान है, सुनो नाम से आपको पता चल रहा है। पहला है लीनियर पॉलीमर, तो ऐसा पॉलीमर जिसमें जो मोनोमर यूनिट है वो ऐसे अरेंज हुई कि उन्होंने एक स्ट्रेट चेन आपको दी। ठीक है, दूसरा है ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर में आपकी मोनोमर यूनिट ऐसे अप्रोच हुई, उन्होंने एक स्ट्रेट चेन तो दी, बट स्ट्रेट चेन के साथ साथ उन्होंने क्या दिया? आपको ब्रांचेस भी दी। ठीक है, साइड वाइज चेन भी आपकी बनी है। ओके, और थर्ड वन इज क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर में क्या हुआ? ऐसे मोनोमर आपके अप्रोच करके पॉलीमर बनाए कि उनका 3D अरेंजमेंट हुआ, मतलब मोनोमर का 3D अरेंजमेंट होके आपको क्या है? एक नेटवर्क मिला, एक पॉलीमर मिला, जिसे आप बोलते हैं क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, तो सेपरेटली पढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। तो देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलीमर। क्या होता है? तो ये बोल रहा है दीज पॉलीमर आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन विद द आइडेंटिकल यूनिट कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर आप इन पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस में क्लासिफिकेशन है, तो इनका स्ट्रक्चर में आपको क्या है? एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन देखने को मिलेगी, जो कि आइडेंटिकल यूनिट से क्या है? आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट से बनी हुई है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं। देखो ये आपकी एक यूनिट है, ये आपकी एक यूनिट है, ये आपकी यूनिट है, सारी यूनिट आपकी आइडेंटिकल है, और ये क्या है? ऐसे अरेंज है कि इन्होंने एक स्ट्रेट चेन आपको दिया। देखो इन्होंने क्या है? ये एक स्ट्रेट चेन आपको दिया। तो ये जो पॉलीमर बना यहाँ पर, को ये नंबर ऑफ मोनोमर की यूनिट से कंबाइंड होकर जो ये पॉलीमर बना, इसी को बोला जाता है कौन सा पॉलीमर? लीनियर पॉलीमर। ओके, अब ये बोल रहा है द मोनोमर ऑफ दीज आर लिंक टुगेदर थ्रू अ लॉन्ग चेन। तो इसमें क्या होता है? मोनोमर ऐसे लिंक होता है कि वो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है लीनियर पॉलीमर की कि दीज पॉलीमर्स हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। तो इनकी क्या होती है? डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो ना, ये जो पॉलीमर्स है, ये जो पॉलीमर है लॉन्ग चेन पॉलीमर या फिर लीनियर पॉलीमर, इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होता है? एक स्ट्रेट चेन में क्या होता है? टाइटली एक दूसरे को हेल्ड करे होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन में है, तो ये क्या करते हैं? टाइटली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब लास्टली क्या है? इनके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो पीवीसी एक कॉमन एग्जांपल है लीनियर पॉलीमर का। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक कॉमन एग्जांपल है किसका? लीनियर पॉलीमर का। और इसका एप्लीकेशन देखें कि पीवीसी कहाँ यूज होता है, तो ये बोल रहा है ये पॉलीमर जो यूज होता है, यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड पाइप्स। इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल्स और पाइप्स को बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये जो पॉलीमर्स होते हैं आपके कंडक्टिंग पॉलीमर्स भी होते हैं। आपने नेक्स्ट टॉपिक जो आपने पढ़ना है वो है कंडक्टिंग पॉलीमर का, कि आपके पॉलीमर्स के पास कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जिस वजह से आप इसे इलेक्ट्रिकल केबल्स और पाइप्स में यूज करते हैं। ओके, अगला क्या है आपका? सेकंड हो गया ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा? एज द टाइटल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ दीज पॉलीमर इज लाइक अ ब्रांच। तो आपको नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि इस पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? ब्रांच होगा। इसमें क्या होगा? पहले आपके जो मोनोमर्स होंगे वो क्या होंगे? कि स्ट्रेट चेन में आपके साथ अरेंज होंगे, बट ये मोनोमर्स क्या होगा? कुछ साइड वाइज ब्रांचेस भी आपको दिखाएंगे, ऐसे
यानी कि साइड में भी आपके कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पर लगे होंगे, तो ये बन जाएगा आपका ब्रांच चेन पॉलीमर। इतनी चीज हुई। अगला क्या बोल रहा है, मोनोमर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन। पहले तो मोनोमर आपके एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन आपको देंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ ब्रांच चेन भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ अलग अलग लेंथ की आपको साइड वाइज चेनिंग भी देखने को मिलेगी। ओके, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, ब्रांच चेन होने की वजह से यहाँ पे जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। जैसे आपका क्या था, लीनियर पॉलीमर में मैंने आपको बोला कि सारे पॉलीमर्स में, ये पूरे लीनियर पॉलीमर में जो आपकी मोनोमर्स है वो आपकी टाइटली हेल्ड है, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी भी हाई रहती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। लेकिन ब्रांच के केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रेट चेन तो ठीक है, ये तो एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होगी, बट साइड वाइज ब्रांचिंग की वजह से इसमें क्या होता है, टाइटली मतलब ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड नहीं हो पाते, क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाते, जिस वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है दे हैविंग अ लो डेंसिटी हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होती है, क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से, ब्रांच बनने की वजह से क्या होता है, ये जो मोनोमर्स होते हैं पॉलीमर यूनिट में, ये क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली हेल्ड नहीं हो पाते, क्लोजली पैक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से डेंसिटी रिड्यूस होनी है, और डेंसिटी रिड्यूस होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। इतनी क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एलडीपीई। एलडीपीई मतलब लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन किसका एग्जाम्पल है, ब्रांच चेन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, देखो पॉलीइथाइलिन वही है, पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन, इसका यूज कहाँ किया जाता है, प्लास्टिक बैग के फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको जो प्लास्टिक बैग बनाने हैं या फिर कंटेनर्स आपको बनाने हैं, तो इनके फॉर्मेशन के लिए आप क्या है, इस पॉलीइथाइलिन का यूज करते हैं, या फिर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का यूज करते हैं, जो कि एक टाइप का ब्रांच पॉलीमर है। इतना कर लेंगे। अब आगे बात कीजिए, अगला है आपका क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, तो देखो इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा है, नेटवर्क पॉलीमर मतलब ना यहाँ ब्रांच होगी ना लीनियर होगा, यहाँ पर एक नेटवर्क बना होगा। नेटवर्क भी कैसा, 3D नेटवर्क बना होगा, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। यानी कि इसमें क्या होगा, मोनोमर्स आपस में ऐसे अरेंज होंगे कि वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाएंगे। मतलब कुछ ऐसा, देखो यहाँ से इसने ऐसे बनाया, इसने इससे अप्रोच किया, इसने इससे, इसने यहाँ से ऐसे अप्रोच कर दिया, मतलब ये सबके सब क्या है, एक दूसरे से 3D में अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है, ना ये लीनियर होगा ना आपको ब्रांच लगेगा, ये 3D अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, द मोनोमर्स कंटेन ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर को जब आप क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स पढ़ते हैं, इसमें जो मोनोमर्स यूनिट होती है वो आपस में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अप्रोच करती है, अटैच रहती है और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ये बोल रहा है बेकेलाइट और मेलामाइन इसके कॉमन एग्जाम्पल है, किसके, क्रॉस लिंक या फिर नेटवर्क पॉलीमर के। और ये बेकेलाइट का यूज कहाँ आता है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के फॉर्म में आप इस बेकेलाइट का यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर है, तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन था, देखो बहुत ईजी है। ठीक है, आपने बस रिलेट करके चीजों को पढ़ना है, कर लेंगे इतना। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन पे। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि आपका पॉलीमराइजेशन किस मोड से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो टाइप के, एक है एडिशन पॉलीमर, एक है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। तो देखो क्या बोल रहा है एडिशन पॉलीमर, मैं आपको सिंपली पहले बताती हूँ। देखो एडिशन पॉलीमर क्या बोल रहा है ना, एडिशन पॉलीमर ये बोलता है कि जब भी आप क्या करेंगे, देखो ये आपकी मोनोमर यूनिट है, सपोज ये आपकी मोनोमर यूनिट है। ठीक है, अगर आप इस मोनोमर यूनिट को आपस में ऐड करा के पॉलीमर यूनिट बना रहे हैं, यानी कि आपने पॉलीमर यूनिट बनाई, तो अगर ये पॉलीमर यूनिट, ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, ये आपके अगर एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप इस मोनोमर से पॉलीमर बनाएंगे, तो कोई भी आपका क्या होता है, साइड प्रोडक्ट जो होता है, या फिर आप बोल सकते हैं स्मॉल ग्रुप, जैसे आपका क्या हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल, जो छोटे छोटे से ग्रुप होते हैं रिएक्शन में, ये एलिमिनेट नहीं होंगे। समझ में आया, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मोनोमर से पॉलीमर बना रहे हैं, बट मोनोमर से पॉलीमर बनाते टाइम कोई भी साइड प्रोडक्ट जो है, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये छोटे छोटे से ग्रुप अगर रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में जो पॉलीमर बनेगा उसे आप बोलते हैं एडिशनल पॉलीमर। ओके, लेकिन अगर रिएक्शन कंडीशन में ये ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इन्हें बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्योंकि देखो ये जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कैसे हो रही है। तो हमने बोला अगर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के होते टाइम पे कोई साइड प्रोडक्ट आपका रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकल रहा है, तो आप उसे बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और उसमें जो पॉलीमर बनेगा उसे आप बोलेंगे कंडेंसेटेड पॉलीमर। और अगर आपके कोई भी साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ एडिशन ही हो रहा है, कोई चीज बाहर नहीं निकल रही, तो उसे आप बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, या और उसमें जो पॉलीमर बनेगा उसे आप बोलेंगे एडिशन पॉलीमर।
इतना हुआ। अब देखो मैं आपको थ्योरी के साथ लेके चलती हूँ, क्या बोल रहा है देखो। एडिशन पॉलीमर में बोल रहा है इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम एंड डिफरेंट मोनोमर सिंपली एड विथ वन अनदर लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये बोल रहा है एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, आपके जो मोनोमर्स होते हैं, सेम मोनोमर या फिर डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, सिर्फ ऐड होता है, ठीक है, ऐड विथ वन अनदर, और क्या करता है, एक बड़े मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहा है, नोट आपने क्या करना है, नोट बोल रहा है इन दिस प्रोसेस देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल का क्या होता है, एलिमिनेशन नहीं होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब वाटर, अल्कोहल, अमोनिया वगैरह, ये सारे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता, और ये ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगला बोल रहा है द पॉलीमर इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ मोनोमर विद द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में, एडिशन पॉलीमराइजेशन में, जो आपको पॉलीमर मिलता है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ओके, अगला ही बोल रहा है कि इस टाइप के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को आप चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं, या फिर इस टाइप के पॉलीमर को आप चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि इन पॉलीमर में क्या होता है, सिर्फ सक्सेसिव एडिशन होता है। आपके मोनोमर यूनिट क्या है, सिर्फ ऐड हो रहे हैं, ना कि कोई ग्रुप बाहर एलिमिनेट हो रहा है, सिर्फ एडिशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी ये जो छोटी छोटी सी यूनिट है ये चेन बनाती है ना, तो देखो जब ये ऐड होती रहेंगी तो चेन का बार बार क्या होता है, ग्रोथ हो रहा है, ना कि चेन क्या होगा, कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ग्रुप आपका एलिमिनेट ही नहीं हो रहा, सारे ग्रुप क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चेन का क्या होता है, ग्रोथ होता है, जिस वजह से इसे चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोला जाता है। और अगर आप इस चेन में देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो पॉलीमर की जो चेन है उसके पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या, इस चेन में क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी देखने को मिलेंगे, जैसे फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और एनाइन। ठीक है, इसका मतलब सिंपली अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो पहले ये दोनों पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। लास्टली क्या बोल रहा है, एडिशन पॉलीमर्स ऑलवेज हैविंग देयर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम एज अ मोनोमर। और ये बोल रहा है कि एडिशन पॉलीमर में क्या है, आपके पॉलीमर का क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा आपके मोनोमर के सिमिलर। ओके, कैसे होगा मैं आपको पहले बताती हूँ। देखो इतनी चीज माइंड पर रखो, एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, एडिशन पॉलीमर एक टाइप का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, आपका जो पॉलीमर है वो कैसे ऑब्टेन होगा, जब आपकी नंबर ऑफ यूनिट क्या है आपस में सिर्फ ऐड होगी, कोई भी कंपाउंड, कोई भी साइड प्रोडक्ट रिएक्शन कंडीशन से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ ऐड होगा बस। ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट होता है। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर आप एडिशन पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो आपको एडिशन पॉलीमर में जो पॉलीमर है ना उसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड देखने को मिलेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर पे आपको इंटरमीडिएट भी देखने को मिलेंगे, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में आपको फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ लास्ट पॉइंट ये बोल रहा था कि अगर आप एडिशन पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके मोनोमर के फॉर्मूले से सिमिलर होता है। कैसे, देखो एग्जांपल है आपका इथीन। ठीक है, तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मोनोमर है इथीन। ठीक है, अगर आपने इसका पॉलीमर बनाया तो मैंने क्या बोला, इथीन के आगे आपने क्या लगा देना है, पॉली, तो क्या बन गया, पॉलीइथीन। तो पॉलीइथीन आपका क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, और मोनोमर क्या हो गया आपका, सिंपल इथीन। ठीक है, तो जब आपने नंबर ऑफ पॉलीमर लिए, नंबर ऑफ मोनोमर लिए, नंबर ऑफ मोनोमर कौन है, इथीन लिए, तो आपने इसे क्या दिखा देना है, जस्ट एन, आगे एन लगाए, यानी कि आपने नंबर ऑफ क्या लिए, इथीन लिए हैं। जब नंबर ऑफ इथीन की यूनिट आपकी कंबाइंड हुई तो आपको क्या दिया, पॉलीइथीन। तो पॉलीइथीन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH2 और बाहर से क्या लगा दिया, N। तो देखो इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा होगा, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलर होता है एडिशनल पॉलीमर के केस में। इतना कर लेंगे तो ये हो गया आपका एडिशनल पॉलीमर। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये वाला लिख लीजिएगा, इथीन वाला। ठीक है, अगला क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है ना, आपका जस्ट एडिशन पॉलीमर का उल्टा होता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जब नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइंड होके पॉलीमर यूनिट का फॉर्मेशन करेंगी, तो इस पॉलीमर यूनिट के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या है, स्मॉल ग्रुप का एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे लिखा है दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मोनोमर, मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनेगी, लेकिन किसके साथ, विद द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ। और स्मॉल मॉलिक्यूल आपके क्या हो गए, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, इन सब के एलिमिनेशन के साथ, मतलब एडिशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा। तो कौन सा पॉलीमर हमको मिलेगा, कंडेंसेशन पॉलीमर मिलेगा। इतने क्लियर आई। अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द मोनोमर इन दीज टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन आर बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल इन नेचर। और इस टाइप के पॉलीमर में जो हमारा मोनोमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल नेचर के
होते हैं। उसके साथ साथ जैसे हमने एडिशनल पॉलीमर को क्या बोला था, ये एक टाइप की चेन ग्रोथ पॉलीमर होती है। सिमिलरली कंडेंसेशन प्रोसेस हमारी क्या होती है, एक टाइप की स्टेप ग्रोथ प्रोसेस होती है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का क्या मतलब, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर मतलब यहाँ पर को क्या है, जो आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टेप वाइज हो रहा है, ठीक है। कुछ ग्रुप हमारे निकल रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो पॉलीमर का फॉर्मेशन है वो स्टेप वाइज है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो यहाँ लिखा हुआ है these polymers are also called as a step growth polymer since they are formed by the step wise polymer, ठीक है। तो स्टेप वाइज यहाँ पर को पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल दिखाएं तो ये बोल रहा है कॉमन एग्जांपल ऑफ ए पॉलीमराइजेशन ऑफ अ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ओके, एंड एडिपिक एसिड। तो जब आप हेक्सामिथाइल डाइअमाइन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एडिपिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलता है, नाइलॉन 66, जो कि विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर, यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये एक टाइप का मतलब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुई, ये आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हुई, और इस प्रोसेस के थ्रू जो हमको नाइलॉन 66 जो पॉलीमर मिला, ये एक टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन के टाइम पे हमारा साइड प्रोडक्ट यानी कि वाटर का एलिमिनेशन हुआ है, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। इतना कर लेंगे। तो ये बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे दो टाइप के पॉलीमर थे, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, ओके। अब देखिए, अब हमारा लास्ट आ गया, ये है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि अब हमने मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे पॉलीमर को क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो देखो ना, मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है, देखो आपको पता है आपका कोई पॉलीमर है तो वो नंबर ऑफ मोनोमर से एक दूसरे के साथ अटैच करके बनाएगी। नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट जब आपस में अटैच हुई, अप्रोच किया, तब जाके आपको पॉलीमर मिला। अब यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट है ना, इनका आपस में क्या होता है, एक फोर्स होता है, यानी कि एक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कौन सा फोर्स है, उसी के बेसिस पे हमने क्या है, मोनोमर को सॉरी पॉलीमर को फिर से क्या है, क्लासिफाई करना है 4 टाइप्स में। कौन कौन से, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग एंड आपके फाइबर, ठीक है। ये 4 क्लासेस है आपकी, ठीक है। अब देखो ना, थ्योरी पे आपको क्या बोल रहा है, 2 लाइन आपको सुननी है बस। ये बोल रहा है, देखो पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो हम लोग फोर्स की बात करते हैं ना, वो एक टाइप का इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है। क्यों होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, क्योंकि हमें पता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच में लगता है। और इंटरमोलिकुलर क्या होता है, जो दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसे आप रिप्लेस कर दो पॉलीमर से, तो देखो हमने यहाँ दो अलग अलग पॉलीमर के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स की बात नहीं करनी ना, हमने किसके बारे में बात करनी है, एक ही पॉलीमर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो मोनोमर है, मोनोमर मतलब आपके जो एटम्स हैं उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स की बात करनी है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, इंट्रामोलिकुलर। तो वही चीज लिखी है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर द फोर्स दैट हेल्ड द एटम टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनको आपस में हेल्ड करने वाले फोर्स को बोलता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ओके। और हमें पता है कि स्पेसिफिकली पॉलीमर में हमने कौन से फोर्स की बात की थी, कौन से बॉन्ड की बात की थी ऊपर फर्स्ट स्लाइड पे, कि इनके बीच में, मोनोमर यूनिट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी चीज क्लियर आई, जो कि सारे मोनोमर यूनिट को आपस में हेल्ड करके एक लॉन्ग पॉलीमर की चेन बनाता है, ओके। अब अगला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, ये चीज आप नोट कीजिए, जैसे आपको ये चीज पहले से भी नोन होगी, कि अगर आपने किसी सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, तो किसी भी सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, उसमें लगने वाले फोर्स पे। यानी कि देखो यहाँ पे देखो, सॉलिड मटेरियल क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर भी एक टाइप का क्या होता है, सॉलिड मटेरियल होता है। अगर आपने पॉलीमर की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो इसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, इनके अंदर लगने वाले फोर्स पे। अगर पॉलीमर के फोर्स वरी करते रहेंगे, पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर यूनिट है इनके बीच में लगने वाले फोर्स वरी करते रहेंगे, तो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज भी क्या होने लगेंगी, वरी होने लगेंगी। तो इसी फोर्स के बेसिस पे हमने पॉलीमर को फिर से क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में। इतनी चीज क्लियर आई, तो वही चीज लिखा है, देखो ये बोल रहा है, नोट द प्रॉपर्टी एग्जिबिटिंग बाय अ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल यहाँ पर को जैसे लिखा है पॉलीमर, इनकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंडली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, और उसी के बेसिस पे क्या है, इसी फोर्स के बेसिस पे हमने पॉलीमर को क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स पे। किसके बेसिस पे, कि पॉलीमर्स में जो आपकी मोनोमर यूनिट है उनके बेसिस पे किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स क्या है, उसके बेसिस पे हमने पॉलीमर को क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में। कौन कौन से, इलास्टोमर, थर्मोइलास्टिक, थर्मोसेटिक, थर्मोइलास्टिक और आपका क्या हो जाएगा, फाइबर, ओके। देखो सबसे पहला जो हमारा पॉलीमर रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, वो है आपका इलास्टोमर, ठीक है। तो इलास्टोमर जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है इलास्टोमर क्या है, तो ये बोल रहा है इलास्टोमर भी एक टाइप के आपके सॉलिड पॉलीमर हैं, बट इन सॉलिड पॉलीमर का बिहेवियर कैसा होगा, रबर लाइक का होगा। रबर मतलब क्या होगा, रबर कैसे होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं। तो इस वजह से बोल रहा है कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं, ये भी एक सॉलिड पॉलीमर है, बट इनका
जिनका बिहेवियर कैसा होता है, रबर लाइक होता है, ठीक है। और बोल सकते हैं दैट आर इलास्टिक इन नेचर, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, ये भी एक टाइप के सॉलिड पॉलीमर्स होते हैं जिनका बिहेवियर क्या होता है, जिनका नेचर क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, ठीक है। इतना समझ रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हेन वी से इलास्टिक, जब हम लोग इलास्टिक टर्म का यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि कोई पॉलीमर जो है वो हमारा इलास्टिक नेचर का है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये बोल रहा है वी बेसिकली मीन दैट पॉलीमर कैन बी इजिली स्ट्रेच बाय अप्लाइंग अ लिटिल फोर्स। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो पॉलीमर है उसको आप आसानी से थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हुए आप उसे क्या कर सकते हैं, इजिली स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे तभी तो वो इलास्टिक पॉलीमर हुआ। इलास्टिक क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा ना कि आप उसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा है, ये बोल रहा है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई पॉलीमर का लें जो कि इलास्टोमर है, तो वो है हमारा रबर बैंड। रबर बैंड कौन सा, जो हमारा हमारा हेयर बैंड होता है। तो आपने देखा होगा हेयर बैंड को क्या होता है, पहले तो वो छोटे साइज का होता है, हम लोग क्या अपनी हेयर पे उसे लगाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है, वो खिंच जाता है। तो रबर बैंड क्या है, एक टाइप की इलास्टोमर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि रबर बैंड के पास कैसी प्रॉपर्टी है, उनका प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिक नेचर की है। ये क्या होता है, इजिली स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। अब देखो इनका इजिली स्ट्रेच होने का रीजन क्या है, क्यों रबर बैंड क्या होता है, इलास्टोमर्स होते हैं, क्यों रबर बैंड को आप थोड़ा सा भी खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो उसका रीजन ये बता रहा है कि अगर आप रबर बैंड की पॉलीमर चेन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो पॉलीमर चेन में जो मोनोमर्स हैं वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हेल्ड है, यानी कि उनके बीच में क्या है, मोनोमर्स के बीच में क्या है, इन मोनोमर्स के बीच में वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। तो वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स होने की वजह से क्या होता है, आप आसानी से थोड़ा सा भी फोर्स बाहर से अगर आप लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, उनको दूर कर सकते हैं, मतलब इन मोनोमर यूनिट को क्या है, एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। दूर कर सकते हैं मतलब ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, स्ट्रेचिंग आ गई। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, आपका वीकर है। इतनी चीज हुई, तो वही चीज बोल रहा है कि हमारा रीजन ये है कि रबर बैंड का स्ट्रेचेबल नेचर होने का, इलास्टिक नेचर होने का, क्योंकि रबर बैंड में जो मोनोमर्स यूनिट है उनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आप उसे आसानी से थोड़ा सा भी, लिटिल सा भी फोर्स लगाने पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उन दोनों को दूर दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है लेकिन हमने ये चीज भी नोटिस की है, बट यू नोटिस रिमूविंग द स्ट्रेस ऑल्सो रिजल्ट टू द रबर बैंड टेकिंग अप टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ओके। तो लेकिन हमने ये चीज भी नोटिस किया है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर रबर बैंड को खींचे तो वो अब क्या हो जाए, स्ट्रेच हो जाता है, इलांगेट हो जाता है, लेकिन जैसे उसे छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आने का क्या कारण है, ओरिजिनल पोजीशन में आने का रीजन ये है कि हम इस रबर बैंड में क्या करते हैं, ये जो हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्रॉस लिंकिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं मतलब हम इसमें क्या करते हैं ना, इसमें क्रॉस लिंकिंग कराते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है this happen as we introduce cross linking between the polymer chain which help in a stretching तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इस पॉलीमर चेन में जितने क्या है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस लिंकिंग कराते हैं। अभी क्रॉस लिंकिंग क्या होती है, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, पॉलीमर की चेन में क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग कराते हैं। और इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है, पॉलीमर में क्या होता है, जैसे आप उसे मतलब उसमें इलास्टिक नेचर तो है, तो जिसकी वजह से क्या आप उसे आप खींचते हैं वो इलांगेट हो जाता है, ओके। बट उसमें क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से जैसे आप उस रबर को छोड़ते हैं तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है। अगर आप क्रॉस लिंकिंग नहीं कराएंगे तो आपका रबर बैंड क्या होगा, इलोंगेट तो होगा बट वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है दिस हैपेंस एज वी इंट्रोड्यूस अ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पॉलीमर चेन। तो इसका रीजन क्या है, हम उसमें क्रॉस लिंकिंग कराते हैं जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को टेकअप कर पाता है, ठीक है। इतनी चीज हुई, तो ये हुआ आपका इलास्टोमर। तो लास्ट पॉइंट आपको ये चीज भी बोल रहा है कि हमने हमारे कार टायर्स भी देखे, हमारे जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं वो भी तो रबर के बने होते हैं, लेकिन हमने क्या है वो रबर को थोड़ा हार्ड देखा हुआ है। हमने ये नहीं देखा कि उन वो भी आपका रबर है, लेकिन उस रबर को अगर आप खींचते हैं तो वो खींचेगा भी नहीं, दबाएंगे मतलब वैसे स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रेच नहीं होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो जो रबर है वो आपका वेल्कनाइज्ड रबर है, या फिर आप बोल सकते हैं सेमी सिंथेटिक रबर है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होता है,
वल्कनाइज रबर में हम लोग क्या करते हैं, सल्फर का क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से रबर की क्या हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है। तो रबर हार्ड कर हो जाने की वजह से क्या होता है, रबर में ना स्ट्रेचिंग हो पाती है, ना उसमें कंप्रेशन हो पाता है। इतनी चीज समझ में आई। तो ये आपका क्या होता है, ये जो एग्जांपल्स हैं, एक तो आपका नेचुरल रबर हो जाएगा, नेचुरल रबर तो आपका इलास्टोमर हो गया, उसमें क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। और अगर उसमें हम लोग क्रॉस लिंकिंग करा दे तो वो क्या होगा, इलास्टिक नेचर का तो होगा, बट हम उसका इलास्टिक नेचर जब छोड़ेंगे तो वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ले लेगा। और दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया, कार टायर्स का लिया। तो कार टायर में जो रबर होते हैं वो आपके वेल्कनाइज्ड रबर होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, सल्फर की क्रॉस लिंक की वजह से बनाते हैं। और ये वेल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, हार्ड रबर होते हैं, इनमें इलास्टिक बिहेवियर नहीं होता क्योंकि हम इसे वेल्कनाइज्ड कर देते हैं विद सल्फर। इतनी चीज क्लियर है। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया आपका इलास्टोमर का। इतनी चीज आई। तो हमने समझ गया कि इलास्टोमर में क्या होता है, जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है, और वीक इंटरेक्शन फोर्स की वजह से उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके पॉलीमर की इलास्टिक नेचर की प्रॉपर्टी होती है। ये चीज तो हमने बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आपके पॉलीमर की या फिर आपके सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपका पॉलीमर कैसा होगा, इलास्टिक होगा। ओके, अगला क्या है, सेकंड है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का क्या मतलब है, तो ये बोला थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर इन विच इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है वो होता है वॉन डेर वाल्स फोर्स होल्ड द पॉलीमर चेन टुगेदर। तो थर्मोप्लास्टिक के केस में क्या देखने को मिलेगा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के केस में आपकी जो लॉन्ग पॉलीमर चेन है उनके बीच में जो मोनोमर्स है वो एक दूसरे के साथ कौन से फोर्स के थ्रू अप्रोच करते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्स के थ्रू अप्रोच करते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, दीज पॉलीमर व्हेन हीटेड आर सॉफ्टेंड। तो ये बोल रहा है जैसे अगर आप, तो देखो थर्मोप्लास्टिक के बारे में क्या बोल रहा, ये बोल रहा है देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो पॉलीमर यूनिट के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ अप्रोच करते हैं, कौन से बॉन्ड के साथ, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स के साथ। ठीक है, तो कौन सा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है थर्मोप्लास्टिक में, ये होता है आपका वॉन डेर वाल्स फोर्स। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है दीज पॉलीमर व्हेन हीटेड दे आर सॉफ्टेड। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, इन पॉलीमर को थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो ये पॉलीमर क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, एंड देन हार्डन व्हेन दे आर अलाउड टू कूल। और जब आप इसे कूल करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। मतलब अगर आप इसे हीट कर रहे हैं तो ये पॉलीमर आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, अगर आप इसको कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपके हार्ड हो जाएंगे। और दे डू नॉट कंटेन एनी क्रॉस बॉन्ड, इसमें क्या होता है, कोई भी क्रॉस बॉन्ड आपके प्रेजेंट नहीं होता। जैसे आपने क्या था, किसमें होता था, इलास्टोमर्स में था, आप इसमें क्रॉस लिंकिंग कराते थे। सिमिलरली क्या, थर्मोप्लास्टिक में आप कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं कराते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पीवीसी एंड पॉलीस्टायरीन। तो ये दो आपके क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए किसके, थर्मोप्लास्टिक के। तो देखो ना, थर्मोप्लास्टिक का अगर मैं सिंपली बोलूं, ये भी एक टाइप के क्या है, पॉलीमर्स हैं, बट इन पॉलीमर्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो आपका कौन सा है, वॉन डेर वाल्स फोर्स। इस वॉन डेर वाल्स फोर्स की वजह से इसकी खासियत क्या होगी, इस फोर्स की वजह से इसकी खासियत ये होगी, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, अगर आप इसे कोल्ड करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई भी क्रॉस लिंकिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए पॉलीस्टायरीन और पीवीसी लिखा हुआ है, और देखो इनका यूज किया जाता है मेकिंग पाइप्स। तो आपने पाइप्स देखे होंगे ना, तो पाइप्स क्या होता है, आप अगर उसे ना सर्दियों में बाहर रख देंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत ठोस हो जाते हैं, और वो क्या है, टूटने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है, वही पाइप आपको क्या लगने लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। जो पानी वाले पाइप्स रहते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पाइप्स हैं ये किससे बने होते हैं, पीवीसी और पॉलीस्टायरीन से बने होते हैं, जो कि एक टाइप के थर्मोप्लास्टिक है। और इनमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी ये बनती है कि अगर आप इसे हीट करो तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और ठंडा करो तो ये हार्ड हो जाएंगे। जैसे आपने जनरली पाइप्स में देखा भी होगा, आप अगर देखेंगे ना तो पाइप्स वगैरह आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, तो सर्दियों में क्या होता है, पाइप आपके बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, आप उनको उंगलियों से दबाएंगे ना तो वो टूट भी जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सर्दियों में वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, और गर्मियों में क्या होता है, वही पाइप सॉफ्ट हो जाते हैं, पिघलते नहीं है ना, वो स्ट्रेच होते हैं ना पिघलते हैं, कुछ नहीं होता उनमें, लेकिन क्या होता है, वो थोड़े सॉफ्ट आपको लगेंगे गर्मियों में। क्यों, क्योंकि उनको आपने क्या किया, हीट किया है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये हो गया सेकंड, थर्मोप्लास्टिक। ओके, थर्ड वन इज थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, तो ये बोल रहा है थर्मोसेटिंग plastics are the polymer which having a semi fluid in nature and low molecular mass, when heated they start cross linking between the polymer chain, hence becoming a hard and infusible। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के पॉलीमर्स हैं, लेकिन इन पॉलीमर में आप क्या देखेंगे, ये भी एक टाइप के पॉलीमर है, बट इन पॉलीमर में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सेमी फ्लूइड नेचर के होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, दूसरे पॉलीमर के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे आप इनको थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग करने लग जाते हैं, अपनी पॉलीमर चेन में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग करने लग जाते हैं, और इस क्रॉस लिंकिंग चेन की वजह से क्या होता है, ये थोड़े से हार्ड और इनफ्यूजिबल
हो जाता है। ठीक है, अगला ये बोर्ड है दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड ऑन एप्लीकेशन बाय द हीट। ठीक है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा भी हीट देते हैं या फिर आप इसे थोड़ा सा भी, जैसे हमने बोला थोड़ा सा भी इसे हीट देते हैं, तो ये क्या करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको बना के देते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस लिंकिंग कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऑन हीटिंग इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये रिवर्स, इनकी जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल नेचर की होती है, मतलब अगर ये एक बार हीट करने पे क्या हो गया, इन्होंने क्रॉस लिंकिंग किया और ये हार्ड हो गया, तो ये वापस से क्या है, सॉफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्या है, इसके अगर हम कॉमन एग्जांपल देखेंगे तो बैकेलाइट इसका एक कॉमन एग्जांपल है, जिसका यूज मैंने आपको ऊपर भी बताया था कहाँ होता है, यूज कहाँ आता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड हुआ और लास्ट हो गया आपका फाइबर। ठीक है, तो फाइबर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा है इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, देयर आर द ठीक है, अब देखो आपका लास्ट है आपका फाइबर। ठीक है, तो फाइबर का क्या सीन रहता है, तो ये बोल रहा है फाइबर क्या होता है, ये भी आपकी एक टाइप के पॉलीमर है और इन पॉलीमर का स्ट्रक्चर आपको क्या है, थोड़ा सा थ्रेड लाइक दिखेगा, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होंगे, थ्रेड लाइक पॉलीमर होंगे। ठीक है, अब अगर आप इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे तो इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आप इसमें इलास्टिसिटी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोनोमर्स के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फाइबर्स की क्या होती है, जो इलास्टिसिटी होती है वो काफी लेस होती है और टेंशनल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी हाई होती है। ठीक है, अगला ये बोल रहा है द इंट्रामोलिकुलर फोर्स में भी, और यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स लग रहा है वो मे भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, मे भी आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्पैक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर को क्या होगा, जो आपके मोनोमर यूनिट होंगे वो टाइटली एक दूसरे के साथ हेल्ड होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइबर आपका जो टाइप ऑफ पॉलीमर है, इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफी शार्प होता है। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करें तो एग्जांपल है आपका नायलॉन 66, जो कि आपका क्या है, एक टाइप का फाइबर है और इनका फैब्रिक बिहेवियर होने की वजह से इनका यूज कहाँ आ रहा है, कारपेट वगैरह बनाने के लिए आप इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो आसान है, फाइबर में क्या होगा, तो नाम से पता चल रहा है थ्रेड लाइक इनका बिहेवियर, मतलब थ्रेड लाइक इनका नेचर होगा, ये दिखेंगे कैसे आपको, थ्रेड की तरह आप इसको देखेंगे। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है और वो क्या हो सकता है, आइदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, मे बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनमें क्या होती है, लेस इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि टाइटली हेल्ड है सारी चीजें, सारे मोनोमर टाइटली हेल्ड है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको इनमें क्या होता है, इनको आप खींचेंगे भी तो इनमें इलास्टिसिटी नहीं आपको ऑब्जर्व होगी, और हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपकी ज्यादा होती है, साथ ही साथ इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये टाइटली हेल्ड है, कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल नायलॉन 66, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, कारपेट वगैरह को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके 4 टाइप्स हमने इसमें भी कवर कर दिया। अब लास्ट आपका बच गया बायोपॉलीमर्स क्या होता है, तो ये बोला है बायोपॉलीमर आर द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो पॉलीमर हमको ऑब्टेन होता है उसे आप बोलते हैं बायोपॉलीमर, और ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और क्या होता है, वेरी वेल डिफाइंड शेप, इनका शेप भी क्या होता है, वेरी वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, अब लोग अगला बोल रहा है वेरियस बायोमोलिकुलर्स लाइक अ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आर द पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी। और अगर आप इन पॉलीमर्स का एग्जांपल देखना चाहेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनका एग्जांपल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तो हमारे कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। तो ये हो गया आपके बायोपॉलीमर, जो कि क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये हमारा थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था जो था पॉलीमर पे। ठीक है, तो पॉलीमर की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अभी तो हमने कोई भी यहाँ पर को रिएक्शन वगैरह नहीं देखी, पूरी थ्योरी वगैरह का पोर्शन है हमारा, इसके बाद से हम सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको आगे प्रिपरेशन वगैरह देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इतना हुआ, तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं कंडक्टिंग पॉलीमर पे, तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।